हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं धनंजय और आप लोगों को आपके अपना यूट्यूब चैनल रईस एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जो 12th का जो एग्ज़ाम है वो अब नज़दीक आते जा रहा है। इससे क्या होता जा रहा है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मन में बेचैनी आते जा रहा है। तो एकदम टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होकर पढ़ना है। और अब क्या कीजिएगा आप लोग, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, तो एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी जितना भी हम क्वेश्चन करवाएंगे इस सेशन में टॉप 50+ क्वेश्चंस हैं। आप लोग अगर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं तो उसका क्या करेंगे, इसे चारों ऑप्शन है उसका डिटेल करते जाएंगे। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन से लगभग अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चन आपका इससे बनेगा एक क्वेश्चन से। तो फिर अभी इसमें जो है टॉप 50+ क्वेश्चंस हैं, जिसको कभी हम डिटेल्स करेंगे, उसका डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। और ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर का 12th का जितना भी चैप्टर है, ओवरऑल 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि लगभग आपका जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट लेसन्स एक्सरसाइज हैं वो 15 हैं। जिसमें कि एक को क्या किया गया है, कितने स्टूडेंट को ये भी पता नहीं होगा कि उसका जो एक्सरसाइज जो 16 है उसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। तो एक्सरसाइज 16 में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ओवरऑल 15 है। तो इसमें शायद एक एक्सरसाइज 8 का पहले से ही इस चैनल पे है, वो वीडियो का हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं। और अभी एक्सरसाइज जो 12th का जो एक्सरसाइज 2 है उसको हम लोग अभी देखेंगे। और ऐसे ही लगातार ओवरऑल जितना भी 15 चैप्टर्स हैं पहले इसको हम लोग देख लेंगे बायो का, फिर उसके बाद केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे ही करके आते जाएगा आप लोगों के सेशन। और लगभग जनवरी 20 तारीख तक में अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए कि लगभग आपका टोटल जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं डाल दिए जाएंगे। और जितना भी क्वेश्चन, जैसे अगर अभी आप देख रहे हैं तो उसको कोशिश कीजिएगा कि अभी भी उसको कंप्लीट कर लें, कल के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है ना? क्योंकि कल के लिए छोड़ दीजिएगा तो फिर लगेगा चलो भाई कल पढ़ लेंगे, तो ऐसे में ही पढ़ते ही रह जाइएगा। तो आइए करते हैं इस चैप्टर को, स्टार्ट करते हैं। स्त्री गणेश किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये अभी जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं 12th का एक्सरसाइज 2 जो होता है, मतलब 2 एक्सरसाइज 2 जो चैप्टर है जीवो में जनन, उसी चैप्टर का हम लोग टॉप मोस्ट टीटीआई करने का मतलब ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है? तो ये करते हैं इस सेशन को स्टार्ट। हम थोड़ा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं और ये प्रैक्टिस सेशन लंबा नहीं हो जाए। प्रैक्टिस सेशन का मतलब होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आप क्या कीजिएगा, इस पर जितना भी आपका सही होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि अब सर मेरा ये हो रहा है 53 नंबर आ रहा है, 53 नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। जो ही आ रहा है ईमानदारी से उसको कमेंट्स कीजिएगा और आप देखिएगा कि आप में कहाँ कमी रह जा रही है, इसको आपको क्या करना है, सुधार करना है, ठीक है? चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 2 का जो ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं स्टार्ट। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए अंडाशय में, वसीय भाग में, गर्भाशय में, फैलोपियन नली में। बताइएगा फटाफट। इसमें जो होता है, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, ये जो आपका है फैलोपियन ट्यूब, ये पे क्या होता है, इसके इस पोर्शन पे ये जो है निषेचन का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होता है, जो ओवम जो होता है यहाँ से इसी के माध्यम से यहाँ पे आता है, और इधर से जो है यहाँ से मेल का जो स्पर्म होता है वो आता है और यहाँ पे जाके रिएक्शन करता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे क्योंकि मतलब चलेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो पहला जो ऑप्शन है अगेव, दूसरा जलकुंभी, तीसरा है केला, चौथा है ब्रायोफाइलम। बताइएगा इसमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया? तो इसको कितना बार हम पढ़ाए भी हैं, क्लास में भी पढ़ाए हैं और आप लोग भी लगभग जानते हैं। इसका क्या हो जाएगा, जलकुंभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, उभयलिंगी नहीं है। तो
देखिएगा फ्रेंड्स क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है। पूछ रहा है उभयलिंगी नहीं है, तो उभयलिंगी किसको कहते हैं। तो एक ही पादप अगर है या फिर हम मान लीजिए एक ही पादप है या कोई जंतु है, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो होते हैं मेल के सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल के जो होते हैं सेक्स फीमेल के जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, ये दोनों एक में ही पाया जाएगा। एक ही अगर एनिमल्स है या फिर प्लांट्स है, तो ये दोनों अगर एक में ही मौजूद रहेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। तो ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो फीता कृमि में भी फीता कृमि उभयलिंगी है, ठीक है। केचुआ भी उभयलिंगी होता है, जोंक भी उभयलिंगी होता है, लेकिन घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं होता है। तो इसीलिए कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है, नहीं। तो इसको एग्जाम में भी इसको ध्यान देना है, जहाँ पे नहीं रहेगा उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, मतलब उसका गलत हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नहीं। तो नहीं किस में है, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी में जो होता है या घरेलू मक्खी जो होते हैं वो उभयलिंगी नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि द्विगुणित है। द्विगुणित कौन सा होता है, अंडा। क्या अंडा द्विगुणित होता है। पराग, पराग को हम बोलते हैं, पराग को बोला जाता है पोलन, ठीक है। पराग को हम लोग बोलते हैं पोलन। ए और बी दोनों, यानी कि अंडा और पराग ये दोनों, या फिर युग्मनज। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, सही सही इसका आंसर। मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ टाइम इसलिए के दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है, तो आप खुद से भी क्वेश्चन को बनाने का मतलब ट्राई कीजिए। देने की जो सर बता रहे हैं बस खाली वही कर लिए और कमेंट में कर देंगे कि सर मेरा जो है ये आ रहा है 40 प्लस आ रहा है 50 प्लस आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। तो द्विगुणित है, कौन सा हो जाएगा, युग्मनज। कितना बड़ा पढ़ाई भी है, जैसे होता है मेल का क्या होता है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, ये दोनों जहाँ पे जाके मिलता है उसका किसका निर्माण होता है, तो उसके बाद होता है जाइगोट यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन कि अंडप्रजक है। कहने का मतलब हो गया कि ऐसा कौन सा निम्नलिखित में से जंतु है जो क्या देते हैं जन्म के रूप में, वो शिशु को जन्म नहीं देके या फिर मतलब जंतु को पैदा नहीं करके क्या करता है, अंडे को रिलीज करता है। देखिएगा मुर्गी, क्या मुर्गी अंडा देता है, बिल्कुल देता है। सांप, सांप भी क्या करता है, सांप भी अंडा देता है, मुर्गी भी दे रही है। मगरमच्छ, मगरमच्छ भी क्या देता है, अंडा ही देता है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इनमें से सभी, इसमें जितने भी जंतु हैं सभी क्या है, अंड प्रजक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाती है। एकल जनक द्वारा, कहने का मतलब उसमें कोई एक ही भाग लेगा। जैसे आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ का ये फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तो उसमें क्या हम लोग देखते हैं, उसमें होता है कि एक मेल और एक फीमेल, ये दोनों आपस में जब इन दोनों का मतलब कि संगम कराया जाता है तभी किसका निर्माण होता है, तभी जो भी होता है जनरेशन आते हैं, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि एकल जनक द्वारा, कहने का मतलब इसमें या तो एक मेल होंगे या फिर एक फीमेल ही होंगे, दोनों आपस में नहीं होंगे। क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, यही कह रहा है। तो वो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ए और बी दोनों, या फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। तो आपको ध्यान देना है बाबू कि आप देखिएगा यहाँ पे ये जो है एकल जनक द्वारा होती है तब ये क्या कहलाता है, एकल जनक पूछ रहा है ना, तो कहने का मतलब या तो मेल हो सकता है या फिर फीमेल ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। इसका क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्यों हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में से कोई एक ही है। अगर ये दोनों रहेगा, अगर ये भी है, मेल भी उसमें इंक्लूड हो रहा है और अगर मान लीजिए फीमेल भी हो रहा है, तो ये जो कहलाएगा ये आपका कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल एक जनक द्वारा, कोई एक ही होगा, चाहे वो माता हो या फिर पिता हो। क्या इसका आंसर हो जाएगा, अलैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं, गैमेट के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है गैमेटोजेनेसिस, साइटोकाइनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसाइट।
तो उसका क्या हो जाएगा, गैमेटोजेनेसिस। 7 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही टीटीआई क्वेश्चन है ये, मतलब कि इसको आप कह सकते हैं टीटीआई, यानी कि मेरे लैंग्वेज में ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिएगा, एक ही फल के भीतर पराग कोषों से पराग कणों का वर्तिकाग्र, यहाँ पे वर्तिकाग्र होगा, ठीक है ना, यहाँ वर्तिकान लिखा गया है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो इसको ठीक कर लीजिएगा। वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है, स्वपरागन, अंडोत्सर्ग, परपरागन, निषेचन। स्वपरागन किसे कहते हैं, एक ही पुष्प के, जैसे अगर मान लीजिए इसका यहाँ पे ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश। अगर यही परागकोश से वर्तिकाग्र पर परागकण अगर पहुंच रहा है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वपरागन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, स्वपरागन। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों के वर्तिकाग्र में पहुंच रहा है। अब देखिए, अब क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जा रहा है एंथर, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एंथर, इसको बोला जाता है फिलामेंट, और जिसमें एंथर और फिलामेंट पाया जाएगा तो वो कहलाता है स्टामिन। स्टामिन, स्टामिन कहने का मतलब हो गया बाबू पुंकेसर। स्टामिन का मतलब हो गया पुंकेसर। और अगर आप इधर देखना चाहते हैं और एक कहीं पे लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, यहाँ ये रहा ना कि इधर लिखा हुआ है कि जिसमें स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टिग्मा और अगर स्टाइल पाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्त्री केसर। तो इसको हम बोलते हैं स्त्री केसर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, और हर एक बार पूछता है, इस बार भी पूछेगा कि पुंकेसर क्या होता है। तो ये जो होता है फ्लावर का मेल पार्ट्स होते हैं, मेल सेक्स पार्ट्स होते हैं, उसको बोलते हैं पुंकेसर, और जो फीमेल के जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। इसका क्या हो जाएगा, स्वपरागन। कहने का मतलब अगर पुष्प, अगर आंधी चल रहा है, वायु चल रहा है, मतलब मान लो हवा चल रही है, तो क्या हो जाएगा, उसके खुद के जो होंगे पराग कोष, उससे वो क्या हो जाएगा, वो ब्लास्ट करेगा, वो फटेगा, और फटने के बाद उससे क्या निकलेंगे, पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये परागकण बोलते हैं। तो परागकण क्या हो जाएगा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाके पहुंच जाएगा, और जैसे उसको पहुंच जाएगा तो उसको हम बोलेंगे परपरागन। क्यों, क्योंकि वो दूसरे के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। क्लियर। और आप देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए पक्षी किसी भी दूसरे फूल पे बैठ रहा है, फिर उसके बाद किसी अन्य पुष्प पे जाके बैठ रहा है, तो उसके वर्तिकाग्र पर उस जो चिड़िया हो सकती है, या फिर इंसेक्ट्स हो सकते हैं, तितलियाँ हो सकती है, बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं, तो उसके जो अगर पैर में जो परागकण क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद उसी जो नेक्स्ट जो फ्लावर होता है, जिस भी नेक्स्ट प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं उस पर जाएगा, और उसको वही वर्तिकाग्र जो होगा, वर्तिकाग्र पे जाके वो चिपक जाएगा, तो वहीं से उसका फर्टिलाइजेशन शुरू हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे परपरागन। क्लियर। परागन दो प्रकार का, एक स्वपरागन, एक परपरागन। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, साथ ही उनके पेरेंट्स भी आइडेंटिकल हो, क्या कहलाता है। ऑप्शन ए ट्विंस, ऑप्शन बी प्रतिलिपि बनाता है, ऑप्शन सी ड्रोन्स, और ऑप्शन डी क्लोन। अगर वो दोनों, उसके पेरेंट्स भी और जो भी बच्चे हो रहे हैं वो अगर दोनों सेम है, कहने का मतलब पेरेंट्स और जो भी उसका सन हो रहा है या फिर डॉटर हो रहा है, कहने का उसका जो भी जनरेशन आएगा, ये दोनों सेम सेम मिल गया। अगर मान लो पहला ये है, दूसरा भी ये दोनों सेम सेम हो गया, ये कौन हो गए, ये जो है, देखो ये दोनों, ये हो गया, मान लेते हैं इसको पेरेंट्स, और ये हो गया उसका रिजल्ट, यानी कि जनरेशन क्या हो जाएगा, सन या फिर डॉटर, जो भी है। तब ये दोनों देखने में सेम लग रहा है, अब जैसे ये सेम लग रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्विंस नहीं बोलेंगे। अगर किसी भी जो होते हैं माता पिता, अगर उनके दोनों बच्चा समान है तब उसको हम बोलेंगे ट्विंस। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब उसके जो पेरेंट्स हैं वो भी सेम रहेंगे, और जो उसके सन या डॉटर्स हैं वो भी सेम रहेंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोन बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव के अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कोशिका मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नोड्स को आँख कहते हैं। जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? इसका तो क्या हो जाना चाहिए? फिर भी चार ऑप्शन देख लीजिए। अदरक, ब्रायोफाइलम, एलोकेशिया, आलू। बताइए इसका क्या हो जाएगा? आप लोग जानते हैं कि जो आलू होता है, पोटैटो, इसमें क्या होते हैं? इसका खाने वाला भाग कौन सा होता है? स्टीम होता है, तना होता है। और इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? उसमें आँख पाया जाता है, उसी को बोलते हैं नोट्स। जैसे अगर मान लीजिए ये गन्ना है, समझिएगा कि नोट्स इसको कहते हैं, बिटर नोट्स इसको कहते हैं। ये गन्ना है, गन्ना का एक हम पार्ट ले लिए। देखिएगा ये जो है यहाँ से, इसको हम लोग बोलेंगे नोट्स। हिंदी में बोला जाता है पर्व संधि। ये हो गया नोट्स। और इस दोनों के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो गैप जो है बीच में, ठीक है ना, ये वाला जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं इंटर नोट्स। इसको बोलते हैं पर्व संधियाँ। हाँ, इसको इसको बोलते हैं संधियाँ। अब देखिएगा नोट्स आँख जो निम्नलिखित में से किस पौधे में नया पौधा बनाता है? क्या हो जाएगा? आलू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। बांस जाति में पुष्पन होता है पूरे जीवन में या फिर पूरे जीवन काल में एक बार। ये पुष्प क्या करते हैं? पुष्प होते हैं किसके? बांस के। बांस जितना भी होता है, बांस में पूरे जिंदगी भर में जब उसको धरती पर लॉन्च करता है, लॉन्च से लेके एक्सपायर होने तक, उसके बीच में केवल एक बार क्या करता है? इसमें पुष्प होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? वॉकिंग फर्ड, स्प्राउट लीफ पौधा का, मार्केसिया और मॉस। आप लोग बताइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। आप लोगों का जो इसका आंसर होगा उसका हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, तो इसका फिगर भी, डायग्राम भी यहाँ पे डाल दिए हैं। वो हम इसलिए के डाले हैं क्योंकि हमको पता है कि इसका जो आंसर होगा, बहुत स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको ये पता नहीं होगा। बताइएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर बाबू? इसका हो जाएगा वॉकिंग फर। वॉकिंग फर यही जो है, इसी से क्या करते रहता है, इसका ये वाला जो पोर्शन है उसका पूरा एकदम, ये वाला सब टोटल जितना भी है ये पूरा फैलते रहता है, इसलिए इसको बोला गया वॉकिंग फर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी आवृत बीजी, कहने का मतलब एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक प्राग्नलिका होते हैं? अब देखिएगा एंजियोस्पर्म और एक होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने भी होंगे इसमें फ्लावर्स होंगे, इसके पौधे में जितने भी इसके पौधे उसमें फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे, पाए जाएंगे। जबकि जो जिम्नोस्पर्म है इसके पौधे में ये नहीं पाया जाएगा। इसके पौधे में अधिकांश जो है फर्नीचर का काम किया जाता है। इसके जो भी वुड्स होते हैं, मतलब जो भी इसके क्या कहते हैं उसको, कास्ट होते हैं, उससे काम किया जाता है किसका? उससे फर्नीचर वर्नीचर बनाया जाता है। तो किसी आवृत बीजी में कितने युग्मक प्राग्नलिका में होते हैं? तो क्या हो जाएगा आंसर? 2। आवृत बीजी में 2 रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए द्विलिंगी अवस्था के लिए, ऑप्शन नंबर बी एक लिंगी अवस्था के लिए, ऑप्शन नंबर सी स्टामिनेट पुष्प के लिए, और ऑप्शन नंबर डी डिस्टिलेट पुष्प के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे दो वर्ड आया है, ठीक है ना। तो वो जो दो वर्ड आया है वो दो वर्ड है, एक है डिस्टिलेट और एक है स्टेमिनेट। कहने का समझिएगा, जो स्टेमिनेट है ये किसका भाग होता है? ये जो होता है मेल का पार्ट होता है, मेल फ्लावर जो भी होना, फ्लावर्स में ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जो भी तुरंत आप पढ़े थे स्त्रीकेशर और पुंकेशर, ये उसी का है। जो थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया, उसको मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ बच्चा बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया। शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा द्विलिंगी अवस्था के लिए। द्विलिंगी अवस्था के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? आप देखिएगा, थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप TTI मान के चल सकते हैं। इसको
इसको आप मोस्ट टीटीआई कर दीजिए, मोस्ट टीटीआई, टीटीआई बोले तो ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। युग इसमें ऑप्शन ए है युग्मक जनन, संयुग्म, भ्रूण जनन, युग्मनज। क्या ऑप्शन नंबर बी, क्या सबसे पहले स्तनयुग्मन होता है, उसके बाद युग्मक बनता, युग्मक जनन होता है, युग्मनज होता है, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद नायक बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी है युग्मक जनन पहले होगा, उसके बाद दोनों का स्तन युग्मन होता है, फिर युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण का जनन होता है। ये ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप जानते हो होंगे फीमेल का जो होगा स्पर्म प्लस फीमेल का ओवम अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जैसे ही मिलेगा उसके बाद किसका निर्माण होता है, गैमेट। उसके बाद जाइगोट, संयुग्मन हो गया, उससे क्या बन गया, युग्मनज बन गया, और इसके बाद एम्ब्रायो का होता है। एम्ब्रायो बोले तो भ्रूण का क्या होता है, निर्माण होता है। ये ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद क्या आता है, कायिक अवस्था, प्रजनन अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। ये जो चार ऑप्शन है बाबू, इसमें से आप एक जो ऑप्शन है इसको तो आप ऐसे ही काट सकते हैं। कैसे काट लीजिएगा, कायिक अवस्था। तो कायिक अवस्था जो होता है वो किस में चला जाएगा, वो जो है चला जाएगा ये जो है प्लांट्स जो होते हैं, प्लांटी जो होते हैं, आप जानते ही हो कैरोलस लिनियस जो थे, वो जो टैक्सोनॉमी जो दिए थे, वर्ग की जो दिए थे, वर्गीकरण जो किए थे, तो दो दिए थे, द्विनाम पद्धति दिए थे, जिसमें कि पहला क्या था, पहला आपका था वो दो पार्ट में उसको डिवाइड कर दिए थे, पूरे जगत में जितने भी जीव जंतु पाए जाते थे, या फिर जो भी पूरे ब्रह्मांड को मान लीजिए वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। एक बांट दिए थे, जंतु कर दिए थे, मैमल्स, एनिमल और प्लांटी, या फिर मैमल्स और मैमल्स तो अलग हो जाता है, ऐसे समझ लीजिएगा आप कि ये एनिमल्स और प्लांटी में डिवाइड कर दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जो मानव होता है सबसे पहले किस अवस्था में रहता है, सबसे पहले गर्भावस्था में रहता है, उसके बाद कौन सा अवस्था आता है, शैशवावस्था, शैशवावस्था, उसके बाद आता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, इसके बाद आता है किशोरावस्था, इसी में क्या हो जाता है जो है किशोरावस्था, तो इसी को आप बोल सकते हैं क्या चीज, वयस्क, वयस्क हो जाएगा। किशोरावस्था के जस्ट उसे इसी के अप्रॉक्सीमेटली इसी के बाद आ जाता है आपका यौवनावस्था, यौवनावस्था, किशोरावस्था बोलिए यौवनावस्था बोलिए दोनों भी लगभग सेम ही होता है। इसके बाद आपका आ जाएगा प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था, फिर जो है नेक्स्ट आ जाएगा, इसके बाद प्रजनन अवस्था के बाद आ जाता है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, और इसके बाद आ जाता है वृद्धावस्था। अब आप देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद, तो यौवनावस्था आपका ये रहा, यौवनावस्था के बाद जस्ट क्या आ रहा है, प्रजनन अवस्था, प्रजनन अवस्था क्या हो जाएगा, प्रजनन अवस्था। ये जो सीक्वेंस हम आपको लिखवाएं, सीक्वेंस को आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, ये तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है, मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, सिराटियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है, टीनिया, फैसियोला, राना, तितली। बोलिएगा, टाइम दे रहे हैं जिससे कि आप खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश भी कीजिए। बोलिए क्या हो जाएगा इसका, फैसियोला, फैसियोला। अब हम क्या करेंगे धीरे धीरे स्पीड, मतलब हम लोग सेशन में थोड़ा सा ये डिस्कशन थोड़ा कम करेंगे और क्वेश्चन ज़्यादा है इसी वजह से, नहीं तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगी, है ना। आजकल का जो बच्चा है वो ठीक से तो शॉर्ट वीडियो देखता है नहीं, जो 15 सेकंड 30 सेकंड का होता है उसको बस वही 10 सेकंड का ही चाहिए, देखेगा मारेगा, देखेगा और उंगली चलते रहता है, मतलब उंगली ब्रेक ही नहीं लेता है, उंगली में उंगली स्लो ही नहीं सकता है। यहाँ तो पढ़ने की बात है ना, तो थोड़ा सा हम वही बच्चे की डिमांड पे इसको थोड़ा सेशन को अब स्पीड करेंगे, लगभग वही कोशिश रहेगी 50 मिनट के अंदर ही इसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाए।
यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे? नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो, हेटेरोगैमी, होमोगैमी, लैंगिक द्विसमरूपता, हर्माफ्रोडाइटिज्म। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका? यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे लैंगिक द्विसमरूपता। क्योंकि जैसे ही तुरंत हम आपको बताए थे मेल और फीमेल आ गया, वहाँ पे ये दोनों जैसे मिलेगा तो वहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन कहलाएगा, कौन सा रिप्रोडक्शन कहलाएगा? ये कहलाएगा लैंगिक। तो इस वजह से क्या इसका आंसर हो जाएगा? लैंगिक द्विसमरूपता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मियोसाइट्स मतलब होता है अर्ध विभाजन। चलिए तो देखिए घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो घरेलू मक्खी के मियोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। इसको रिपीट क्वेश्चन है, बस खाली इसमें जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा क्या किया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो मॉडिफाई कर दिया। तो इसका क्या हो जाएगा? द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? इसका भी हो जाएगा आवृत बीजी। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, देखिएगा। तो हम आपको लेके चलते हैं इसको समझ। अर्धसूत्री विभाजन, विभाजन कहाँ पे हो जाएगा? देखिएगा मूल छोड़ या फिर परागकण, तना के छोड़ या फिर परागकोश। तो विभाजन कहाँ पे हो सकता है? देखे थे इधर, देखिएगा तुरंत आपको बताया गया था। ये जो है क्या इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको क्या बोला गया? परागकोश। परागकोश इसमें कहाँ है? ये जो है आपका, ये इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? ये जो है ये आपका परागकोश। तो ये जो परागकोश है यहीं पे क्या हो जाएगा? अभी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये तो हो ही गया था। हाँ ये तो था, ये क्वेश्चन था ना 23 नंबर। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो किस में हो जाएगा? परागकोश। परागकण क्यों नहीं होंगे? क्योंकि परागकोश में ही परागकण पाए जाते हैं। क्लियर ना? जैसे क्या हम लोग टिक लगाएंगे? परागकोश। चलिए नहीं तो किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। किसी पुष्प के अंडाशय क्या हो सकते हैं? अगुणित होंगे, द्विगुणित होंगे, त्रिगुणित होंगे, चतुर्गुणित होंगे। बताइएगा अंडाशय क्या हो जाएगा? तो अंडाशय जैसे तो वो द्विगुणित होगा, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी अनावृत बीजी में इंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष है, यानी कि होता है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। बताइएगा फटाफट आंसर बताइएगा। किसी अनावृत बीजी में एंडोस्पर्म भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है? इसमें हो जाएगा ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ जो देखिए ये जो था, ये द्विगुणित वाला जो था, किसी पुष्प के अंडाशय वाला द्विगुणित को हम बोलते हैं क्या चीज़? डिप्लॉइड। इसको बोला जाता है डिप्लॉइड, द्विगुणित को। तो यहाँ है त्रिगुणित, तो त्रिगुणित को हम लोग क्या यहाँ पे बोल देंगे? ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड, ठीक है। चतुर्गुणित ट्राइलॉइड। ट्राइलॉइड, फिर आ जाता है टेट्रालॉइड, फिर आ जाएगा पेंटा, हेप्टा। ये सब आप पढ़े ही होंगे केमिस्ट्री में, है ना। तो यहाँ पे देखिए किसी अनावृत बीजी में इंडोस्पर्म भ्रूणपोष से क्या हो जाएंगे? त्रिगुणित हो जाते हैं। निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? कहने का मतलब जिसमें निषेचन, एक लाइन में समझ लेना है कि निषेचन नहीं होता है, ठीक है ना। देखिएगा इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन मकरा। क्या मकरा में निषेचन होता है? गाय, गाय में निषेचन होता है। सी नंबर मधुमक्खी, क्या मधुमक्खी में निषेचन होता है? नेक्स्ट है ऑप्शन डी केचुआ, क्या केचुआ में निषेचन होता है? तो आप जानते हैं कि मकरा में भी निषेचन होता है, गाय में भी निषेचन होता है, केचुआ में भी निषेचन होता है। निषेचन जो होता है इसका दो प्रकार होता है, जो कि एक होता है आपको हम पढ़ाएंगे क्लास में, और ऐसे भी आप लोग 10th में भी पढ़े ही होंगे कि 11th में भी पढ़े होंगे। ये जो होता है फर्टिलाइजेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको बोलते हैं हिंदी में आंतरिक निषेचन, और एक्सटर्नल को बोलते हैं बाह्य निषेचन।
तो एक्सटर्नल कौन करेंगे, अधिकांश जो उभयचर होंगे वो सब क्या करते हैं, एक्सटर्नल करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। जबकि जो जंतु होते हैं जो बच्चे को जन्म देते हैं या अदर एक्सेप्शन में तो बहुत कुछ है, लेकिन उतना आपको नहीं, अभी यहाँ नॉर्मली आप समझिएगा। और जो बच्चे को जो जन्म देंगे उसमें क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, यानी कि शरीर के अंदर जिसका जो निषेचन करे उसको हम बोलेंगे आंतरिक निषेचन, और शरीर से बाहर जो निषेचन करता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यानी कि बाह्य निषेचन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसमें बिना निषेचन द्वारा, इसमें कह रहा है कि निषेचन होता ही नहीं है, किसमें, ना ही इंटरनल निषेचन होता है और ना ही एक्सटर्नल निषेचन होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मधुमक्खी में निषेचन नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मधुमक्खी जो होता है, तो मधुमक्खी के भी कितने होते हैं, जिसे आपको हम पढ़ाएं हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा। ये जो मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी के 3 टाइप होते हैं, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, फीमेल में भी ये होते हैं, एक रानी होती है, क्वीन इसको बोलिए आप, और एक होते हैं श्रमिक। 3 मेनली होते हैं, लेकिन कहीं कहीं किताब में ये भी लिखा हुआ रहता है कि एक और होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रोन मधुमक्खी। तो देखिएगा ये जो इसमें जो है पूरे छाता में क्वीन जो होगी, रानी मधुमक्खी केवल एक ही रहती है, ठीक है। और मेल क्या करता है, इस छाता का देख रेख करता है। श्रमिक क्या करेगा, भोजन को लाएगा। कहने का मतलब जो देखिएगा आप लोग जितना भी देखते होंगे कि पुष्प के नज़दीक में जो मंडराता रहता है या फिर पुष्प पे जो बैठता है, तो वो सब श्रमिक मधुमक्खी रहता है। वो सब रस को क्या करेगा, एकत्रित करके और यहाँ पे आके छाता में रखेगा। छाता में जो रखता है उसके अंदर में कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, उससे क्या हो जाता है, शहद यानी कि हनी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। किसमें, तो ये सब कौन करते हैं, श्रमिक। क्वीन बस एक ही रहेगी। क्वीन को कैसे हम पहचान सकते हैं, तो क्वीन जो होगी वो सबसे चमकीली होती है, और पूरे छाता में जितना भी होता है उसमें तो लाखों की संख्या में रहती होगी मधुमक्खी, लेकिन उसमें केवल एक ही रानी मधुमक्खी रहती है। और जो ड्रोन होता है, ड्रोन मधुमक्खी किसी को काटता नहीं है, क्लियर। अब इसमें जो श्रमिक जो मधुमक्खी होता है, इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों रहते हैं, लेकिन इसमें जो है इसको जो श्रमिक जो मधुमक्खी होता है, इसमें देखिए अभी हमको रिकॉल नहीं हो पा रहा है, इसमें एक वो आता है, इसको वही दे दिया जाता है। इससे क्या हो जाता है कि ये जो है ये बांझ हो जाता है, यानी कि कहने का मतलब जो श्रमिक जो मधुमक्खी होगा ये बच्चे को उत्पन्न नहीं करेंगे। बच्चे को उत्पन्न ओनली फॉर कौन करेगी, तो बस कौन करेगी, तो वही जो होगी क्वीन, क्या चीज़, मधुमक्खी। ये मधुमक्खी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके आंसर तो लगा ही देते हैं, हाँ। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षी। ये जो पक्षी है, पक्षी के लिए ऑर्निथोलॉजी के द्वारा किया जाता है पक्षी का अध्ययन। अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, किसके द्वारा, अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। किसका अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में, हम लोग करते हैं अस्थि का अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी का, इसका हो जाएगा जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो अब बच कौन सा गया, जेरेंटोलॉजी। जो जेरेंटोलॉजी जो शब्द है, जेरेंटोलॉजी, इस जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें जो होगा किसका, एज यानी कि उम्र का पता किया जाता है, किसके द्वारा, जेरेंटोलॉजी के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट, किसी अनिषेचित अंडज से बीज के विकास को क्या कहते हैं, पार्थेनोकॉपी। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये भी आपका है TTI, मोस्ट TTI, ताबड़तोड़ इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछेगा अगली बार, पार्थेनोकॉपी हर हाल में पूछेगा। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, सीधा सीधी, ये तो भी हम तुरंत बताए थे आपको पहले भी रिवीजन के तौर पे, फिर से देख लीजिएगा। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो तो सबसे पहली बात मैमल्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया, थोड़ा सा घुमा दिया है, जो जंतु को जन्म देते हैं तो क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं। मैमल्स बोले तो स्तनधारी जीव, जिसमें क्या हो सके, मैमल्स किसको बोलेंगे। अगर आप देखिए, चलिए थोड़ा इसको डिटेल में ले चलते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें,
स्तनधारी। तो मैमल्स में क्या क्या चीज़ पाया जाएगा, इसका विशेषता क्या क्या होगा, इसके बॉडी पर हेयर पाए जाएंगे। और क्या पाया जा सकता है बताइएगा। हेयर होंगे, इसमें पंख पाए जाएंगे, फिदर्स रहेंगे, तो इसमें फिदर्स नहीं होते हैं। क्लियर। इसका जो हो जाएगा, इस पे स्केल्स नहीं पाए जाएंगे। स्तनधारी ये जन्म किसको देंगे, ये किसका बर्थ करेंगे, तो जो है बर्थ करेंगे किसी भी एनिमल्स, यानी कि कोई भी जंतु। तो मानवी जो है वो भी जंतु ही है, ऐसा नहीं है कि मानव जो होगा कुछ भी होगा। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि जब किसी को आप बोलिएगा ना कि तुम कुत्ता है, बिल्ली है, किसी अन्य का नाम लेके बोलेगा तो वो गुस्सा हो जाता है। लेकिन अगर उसी को बोला जाए कि तुम शेर है तो खुश हो जाता है। लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है कि ये जो होता है शेर, ये भी क्या है, जंतु है। तो मैमल जितने भी हैं, चाहे वो मानव हो जाए, गाय भैंस हो जाए, ये सब मैमल्स के अंतर्गत ही आएंगे, जिसमें स्तन पाए जाएंगे, जिसपे कि क्या हो जाएगा, बॉडी पे बाल हो, हेयर्स हो, और उसके बाद और इसका होता है गर्मी या ठंडी को क्या करेगा, वो उसके अनुसार वो एडजस्ट कर लेता है, जो होते हैं मैमल्स। ठीक है ना। जैसे क्या होता है, तो पसीना होता है, उसमें ग्रंथि होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो वो जो हो गया वही आपका क्या कहलाता है, मैमल्स। उतना आपको जानने के लिए आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है ना, वो तो आपको क्लास में हम लिखवा ही दिए हैं और समझा ही दिया गया था। यहाँ बस खाली हम लोग थोड़ा सा वो शॉर्ट में चलेंगे। ये आपको क्या कहलाता है, मैमल्स। यहाँ पे देख लीजिए, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाएंगे, तो उसी को हिंदी में उसी को बोलते हैं हम लोग, यही मैमल्स को हिंदी में बोलते हैं स्तनधारी। लेकिन यहाँ पे स्तनधारी भी तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है अंडज। अब अंडज कौन से होंगे, तो अंडज जो होगा उसके बॉडी पे क्या होगा, बाल नहीं होंगे, उसके बॉडी पर पंख होंगे। क्लियर। वो जो जन्म जो देंगे तो बच्चे को जन्म नहीं देंगे, जो अंडज होंगे वो अंडे को जन्म देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, अंडज तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, जरायुज। उभयचर आप जानते ही हैं, जो जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है। एग्जाम्पल में इसको आप ले सकते हैं मेढक। उभयचर किसको कहते हैं, तो आपको जानते हैं, जो क्या कर सके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है, बाह्य निषेचन करता है, जल और स्थल में दोनों जगह पे रहता है। ये जो है सुप्तावस्था में चला जाता है कुछ दिनों के लिए। ग्रीष्म काल में जब ये सुप्तावस्था में जाता है तो इसको अन्य किसी नाम से बुलाया जाता है। वही जब ये ग्रीष्म में जाएगा, यानी गर्मी में जब सुप्तावस्था में जाता है, तो उसको अन्य किसी नाम से बुलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग उभयचर। और द्विलिंगी, द्विलिंगी मतलब वही, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, कायिक, जर्निका। ये दोनों तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। यहाँ पे दो को में कन्फ्यूजन आएगा, और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो मतलब सिंपल सी बात है, जो अगर अकेले ही रिप्रोडक्शन करेगा, उसमें अकेला उसका जो होता है, जैसे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ऑस्ट्रियस साइकिल होता है, उसमें ऑस्ट्रियस साइकिल होगा तो अकेला ही रहेगा। ऑस्ट्रियस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको समझाया जाएगा। ठीक है ना। तो अभी अधीर नहीं होइएगा, धैर्य धर के रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चा होता है जो उसको तुरंत में ही आंसर चाहिए। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, अभी हम लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, अभी 30 पे ही आए हैं, अभी 25 क्वेश्चन के आसपास और बचा हुआ है। किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तो इसका हो जाएगा अलैंगिक जनन, जिसमें क्या होंगे, दो व्यक्ति क्या होंगे, भाग लेंगे, एक हो जाएंगे फीमेल और एक हो जाएंगे मेल, तो उसको हम लोग बोलेंगे लैंगिक जनन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। तब ये जो है जनन, रिप्रोडक्शन, अब इसी का यहाँ पे दो टाइप होता है। सीधा सीधे देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ये देखिएगा। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप बोलते हैं लैंगिक जनन, और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसमें कोई भी दो भाग लेते हैं, जबकि इसमें ओनली फॉर वन भाग लेंगे। इसमें जो होगा निषेचन, इसमें एमसी की क्रिया होता है, और जिसमें इसमें ओसी की क्रिया होती है। तो ओसी मतलब होता है ऑस्ट्रियस साइकिल, जिसको कि हम आगे समझाएंगे। अभी देखिएगा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है जनन, तो बस इसका हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए जनन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको जो ये ऑप्शन नंबर क्या पहला है, ऑप्शन नंबर ए है स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। एकलिंगी कहने का मतलब जिसके बॉडी में क्या हो, एक ही लिंग पाया जाता हो उसको हम बोलेंगे एकलिंगी। उभयलिंगी किसको बोलते हैं? तो उभयलिंगी हम उसको बोलते हैं कि कोई भी प्लांट हो या फिर क्या एनिमल्स हों, इसके एक ही पादप या जंतु के शरीर में मेल का भी कुछ पार्ट्स पाए जाएं और फिर फीमेल के भी कुछ सेक्स पार्ट्स पाए जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? तो क्या हो जाएगा आंसर? उभयलिंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं बाबू। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक तथा मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन हमने हुआ तो आप लोगों के लिए छोड़ ही देते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाते हैं? पहला निषेचन, दूसरा बी नंबर ऑप्शन है भ्रूण जनन, एम्ब्रायोजेनेसिस, पहला फर्टिलाइजेशन, और ये है आपका युग्मक जनन, और इसको बोलते हैं जिमेटोजेनेसिस, और आकार सेपोजेनेटिस, ये हो गया। तो युग्मक जनन और आकार जनन, तो इसका क्या हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक एवं मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। इतना तो आप लोगों से उम्मीद रख ही सकते हैं, है ना? इसको आप क्या कीजिएगा, बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। युग्मक, बी नंबर युग्मनज, और सी नंबर संतति, डी नंबर क्लोम। क्या हो जाएगा? क्लोम को तो पहले हम पढ़ ही चुके हैं क्या होता है। युग्मक जाइगोट को बोलते हैं, मतलब युग्मक किसको बोलेंगे? तो सीधा सी बात समझिए, जाइगोट हुआ उतना तुम छोड़ो, तुम लोग देखो ये समझो। युग्मक, युग्मक क्या होता है पहले हम ये समझाते हैं। मेल का क्या होता है? मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम। अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू चल रहा है ना, फिर भी देखिएगा। तो ये जो है अभी स्पर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं युग्मक, या फिर हो गया फीमेल में क्या ओवम, तो यही आपका क्या हो गया? ये भी आपका युग्मक ही हो गया, इसी को बोलते हैं युग्मक। तो बोल रहा है कि दो युग्मक जैसे ही मिलेगा तो युग्मक के बाद इसके बाद ये दोनों आपस में जहाँ पे जाके मिलेगा क्या कहलाता है? तो युग्मनज कहलाता है, युग्मनज। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ये क्वेश्चन पूछ रहा था, क्या हो जाएगा? युग्मनज। 33 का आप लोग बता ही दीजिएगा, है ना, या फिर हम ही बता दें? इसका बता ही देते हैं, यानी तो रहने देते हैं, तुम इसे बताना है ना, इतना करना। चलो 34 हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है 35। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? बहुत बढ़िया, तुरंत आपको हम बताए ही थे, आप लोगों को ध्यान ही होगा। जो रिप्रोडक्शन जो होता है इन लोगों को तो तुरंत बताया गया था। दो प्रकार का, पहला सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल। सेक्सुअल यानी कि लैंगिक जनन में दो आदमी भाग लेंगे और अलैंगिक जनन में ओनली फॉर वन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होता है? क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट 36। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप टीटीआई कर लीजिए, ये हर हाल में पूछेगा। ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको पूछना ही है एग्जामिनर का। क्या उसको 2n बोलते हैं, 3n बोलते हैं, 4n बोलते हैं, या फिर n बोलते हैं? गुणसूत्र का सेट होता है, इसको हम लोग बोलेंगे n बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? n। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है अगुणित, n को बोलते हैं अगुणित। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? देखो इसका हम वो डायग्राम लगाना भूल गए बाबू, फिर भी चलिए इसमें आप जानिएगा। सीसन, सीसन को हम लोग बोलते हैं, सीसन को इंग्लिश में बोला जाता है पेनिस। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपको टॉपिक बता दे रहे हैं जिससे कि आप लोग
समझ लीजिएगा। मेल रिप्रोडक्शन लिख दिया ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, इसी से इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि पुरुष का जो होता है प्रजनन अंग या फिर जो भी होता है जननांग होते हैं, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेल से पूछा गया है। तो पहला सीसन जिसको स्पर्म बोलते हैं, तो मेल का जो सबसे जो अग्रभाग होता है, सबसे जो फ्रंट पे रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेनिस सीसन। दूसरा है शुक्रवाहिका, सी नंबर है एपिडेमिस और डी नंबर है विर्सन यानी कि टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है 2 जोड़ा में होता है। टेस्टिस जो होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं विर्सन, ये 2 जोड़ा में रहता है। और ये जो रहता है ये 2 गो रहता है और ये बॉडी के बाहर रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है स्पर्म बनता है और स्पर्म बनने के लिए उसमें नियम होता है कि स्पर्म तभी उसका फॉर्मेशन हो सकता है जब क्या हो, तो जब बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है, तो इतना में वो नहीं बन सकता है, तो उसको और ज़्यादा ठंडा चाहिए, है ना, स्पर्म बनने के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। तो इसीलिए कि क्या होता है, ये बॉडी से बाहर की ओर झुका हुआ रहता है। तो ये जो झुका हुआ रहता है, जिस परत के द्वारा स्क्रोटम शरीर के बाहर रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस यानी कि विर्सन को ढककर कौन रखता है, उसका क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्रोटम। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुक्राणु का भंडारण किस जननांग में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, विर्सन क्वेश्चन इसका आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? विर्सन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है, बनता है, लेकिन बोल रहा है कहाँ पे इसका क्या होता है, कलेक्शन होता है। कलेक्शन करने का मतलब कहाँ पे इसका भंडारण कहा जाता है, कहाँ पे इसको स्टोर किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था और जहाँ तक हो सकेगा तो हम इसको थोड़ा डिटेल में भी हम बताने की कोशिश किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कायिक जनन निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, या किस में होता है, इसे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है। जड़ में हो सकता है, स्तंभ में हो सकता है, पत्ती में हो सकता है, तीनों में। तो इसका हो जाएगा तीनों में। जो कायिक जनन होता है तीनों में हो सकता है। कायिक जनन अधिकांश जो होता है, जो भी प्लांटी होंगे ना, प्लांटी जो होंगे, प्लांटी में होता है। तो प्लांट में क्या होते हैं, जड़ भी रहते हैं, रूट्स भी रहते हैं, स्टेम भी रहते हैं और लीफ या लीव्स भी रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक लिंगी है। एक लिंगी कौन सा है, सरसों, उरोल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। तो एक लिंगी द्विलिंगी आप समझ लीजिए, एक लिंगी जिसमें केवल एक लिंग पाया जाता हो, और द्विलिंगी जिसमें द्विलिंगी किसको बोलेंगे, द्विलिंगी बोल लीजिए या फिर आप उसको उभयलिंगी बोल लीजिए, बात सेम ही है। क्योंकि एक ही अगर कोई पादप है या मानव है, उसके शरीर पे नर का भी जननांग और मादा का भी जननांग दोनों पाया जाए, दोनों प्रकार से वो क्या कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर पाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज़, एक लिंग, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी। तो इसका क्या पूछ रहा है, उभयलिंगी। सरसों में होता है द्विलिंगी, उरुल में भी द्विलिंगी। जो पपीता है, पपीता में होता है एक लिंगी। पपीता क्या होता है, एक लिंगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आलू के कंद में आँखें होती है, तुरंत बताए थे। पुष्पकलिका आकार के नहीं, प्ररोकलिकाएँ नहीं, कक्षस्थ कलिकाएँ, देखते हैं इसको बाद के लिए रहने देते हैं। मूल कलिकाएँ, क्या जो आलू जो होता है, पोटैटो जो होते हैं, एक मिनट, पोटैटो जो होते हैं बाबू, तो इसका सबसे पहले कौन सा भाग खाते हैं, तो इसका शाखा हम लोग खाते हैं। इसका जड़ खाते हैं, नहीं खाते हैं। इसका पुष्प खाते हैं, इसके फ्लावर्स को आप खाइएगा, नहीं। इसके रूट्स को खाते हैं, इसमें रूट्स होते ही नहीं है, तो उसको किसको खाते हैं, शाखा खाते हैं। शाखा में क्या होता है, तभी तुरंत आपको हम बताए थे, इसका एग्जाम्पल नोट्स टेरोड का लेके बताए थे, गन्ना का एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। और यहाँ भी मान लो तो इसको भी हम लोग बोलेंगे नोड्स। और ये बीच में जो इतना बड़ा स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं इंटरनोड्स। इसी को बोला जाता है पर्वसंधि भी, और कहीं कहीं बोला जाता है कक्षस्थ, यानी कक्षा के रूप में। तो कक्षस्थ कलिकाएँ हो जाएंगे इसका क्या चीज़, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवस्था को कहते हैं जीवन काल,
जीवन चक्र, कायिक अवस्था, सभी। बताइएगा। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक। अब ये नहीं है कि अब एक्सीडेंटल कोई केस हो जाए या फिर इस टाइप के, नहीं। प्राकृतिक मतलब एज के अनुसार अगर वो मर रहा है, एज होने के बाद अगर मर रहा है तब उसको क्या कहेंगे, उसका जो उस मतलब तब तक का जो पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, जीवन काल कहलाएगा, जीवन चक्र कहलाएगा, या फिर कायिक अवस्था। उसका क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जीवन काल उसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोशिका चक्र, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, संयुग्मन। क्या हो जाएगा। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है संयुग्मन यानी कि सिनगैमी। चलिए नेक्स्ट। इक यानी कि शुगर कैन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों। क्योंकि उसमें ऑप्शन नंबर ए है वैस्कुलर बंडल्स बिखरे होते हैं। वैस्कुलर बंडल्स मतलब होता है संवहनीय। वैस्कुलर मतलब संवहनीय बंडल हो गए, संवहनीय गांठ उसको बोलिए, बंडल्स बोलिए, जो इच्छा बोलिए। वैस्कुलर मतलब होता है संवहनीय, ठीक है ना। तो संवहनीय बंडल्स बिखरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है फ्लोएम जाइलम के अंदर की ओर होते हैं। सी नंबर है इख के पौधे कोमल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है चोट को सहने में असमर्थ होता है। तो देखिएगा फ्लोएम, अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम जो है फूड जो होता है भोजन, इसका संवहन करता है कहाँ, पेड़ पौधा में। और जो जाइलम जो होते हैं, जाइलम किसका करता है, वाटर यानी कि जल और लवण का, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण का कौन करता है परिवहन, जाइलम, और भोजन को फ्लोएम। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, इक से पूछ रहा है मैं ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है कब, जब क्यों नहीं हो सकता, उसका ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है इक यानी कि गन्ना, शुगर कैन में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं हो सकता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उसमें जो होते हैं वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिथ्या फल है। देखो फ्रूट्स जो होते हैं ये दो प्रकार के, एक होता है ट्रू फ्रूट्स यानी कि सत्य फल, और एक होता है फॉल्स फ्रूट जिसको हम लोग बोलते हैं असत्य फल। यानी कि असत्य को ही यहाँ पे लिख, असत्य नहीं दे के दे दिया है मिथ्या फल। मिथ्या मीन्स भी होता है झूठ ही होता है। जैसे कि झूठ क्या हो गया, जैसे बोलते हैं कि जो मानव में क्या होता है, दिल होता है, लेकिन दिल नहीं होता है। और क्या कहता है, दिल टूट जाता है, टूटता थोड़े है, वो क्या होता है फटता है। क्यों फटता है, क्योंकि उसमें मांसपेशी का बना होता है ना। तो भी तो वहाँ भी तो झूठ ही बोला जा रहा है, तो उसी को बोलते हैं मिथ्या, है ना। चलो निम्नांकित में कौन मिथ्या फल है, यानी कि फॉल्स फ्रूट के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ देखिएगा, ट्रू फ्रूट्स किसको बोलेंगे, जिसमें ओवरी पाया जाए, अंडाशय पाया जाता है, और फॉल्स फ्रूट जिसमें अंडाशय नहीं पाया जाएगा। नॉर्मली इतना ही समझिएगा। अभी यहाँ पे निम्नांकित में से कौन मिथ्या फल है, तो क्या हो जाएगा सेब। सेब जो है ये मिथ्या फल है, यानी कि झूठा फल है। इसमें कहने का मतलब हो गया कि इसमें अंडाशय नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन सत्य फल है। यहाँ पे ट्रू फ्रूट्स पूछ रहा है, जिसमें क्या हो जाएगा, तो अभी तुरंत जस्ट ही आप देखें हैं सेब, तो सेब क्या होगा, सेब तो नहीं होगा। नाशपाती, नाशपाती में अंडाशय नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। काजूला, काजूला कहने का मतलब काजू लिख दिया है, ये भी नहीं हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, नारियल। नारियल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कोकोनट। कोकोनट में क्या होता है, ओवरी प्रेजेंट रहता है, पाया जाता है, इसलिए कि क्या हो गया, सत्य फल हो गया। और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, सेब हो गया, नाशपाती हो गया, काजू हो गया, ये सब क्या होता है, असत्य फल होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसको भी आप टीटीआई कर लीजिए, हर हाल में पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट,
इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? आंतरिक निषेचन, चलिए निषेचन के बारे में पहले आपको बता ही दिए। निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जो शरीर के अंदर निषेचन करे, एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप किसको, मैमल्स को ले लीजिए। और ये बाह्य निषेचन में आप ले सकते हैं किसको, एम्फीबियंस को मोस्टली। तो अब यहाँ पे देखिएगा आंतरिक निषेचन नहीं है। पक्षी, क्या पक्षी आंतरिक निषेचन करता है? बी नंबर है मेढक, सी नंबर स्तनपायी यानी कि मैमल्स, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए देखिएगा किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है, फिर से देख लीजिएगा। ये जो होता है फर्टिलाइजेशन, दो प्रकार का, एक इंटरनल और दूसरा बाबू हो जाता है एक्सटर्नल। इंटरनल को करेंगे अधिकांश जितने भी मैमल्स होंगे, एवीज होंगे। एवीज कहने का मतलब कि मैमल्स मतलब जंतु, एवीज मतलब होता है पक्षी, ठीक है ना। एक्सटर्नल कौन करेगा, एम्फीबियंस, अधिकांशता। एम्फीबियंस कहें तो उभयचर, उभयचर बोलें तो आपका हो गया वही फ्रॉग, ये सब। तो उसका क्या हो जाएगा, आंतरिक निषेचन नहीं करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आंतरिक निषेचन नहीं करता है, तो यहाँ पे जो है एक्सटर्नल के बारे में पूछ रहा है। तो एक्सटर्नल कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल का हो जाएगा जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का हो जाएगा मेढक। तो ऑप्शन नंबर बी, ये जो है आंतरिक निषेचन नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस में ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू ये, इसको भी आप TTI कर लीजिएगा। TTI यानी कि धनंजय सर के लैंग्वेज में क्या होता है आप लोग जानते ही हैं, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट। इसमें ऑस्ट्रियस साइकिल नहीं होता है, गाय, भेड़, बंदर, कुत्ता। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि जो होता है, ये जो होता है ऑस्ट्रियस साइकिल, ये होता क्या है। अब नॉर्मली देखिएगा इधर, अब यहाँ से देखिए ऑस्ट्रियस साइकिल, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि ऑस्ट्रस चक्र को, ऑस्ट्रस, ये कुछ गलत लिखा गया है, ठीक है ना, इसको यहाँ से क्या कीजिए, इसको कट कर लीजिएगा। यह मादा स्तनधारियों में यौन परिवर्तन का चक्र है। इसमें प्रजनन हार्मोन के कारण होने वाले शारीरिक परिवर्तन शामिल होता है। ऑस्ट्रस चक्र महिलाओं में यौन परिपक्वता की प्रक्रिया शुरू करता है। मुख्य अंतर यह है कि ऑस्ट्रियस चक्र के दौरान एंडोमेट्रियम अवशोषित होता है। ये जो है आपका एंडोमेट्रियम अवशोषित होता है, और मासिक धर्म चक्र के दौरान एंड्रोमेट्रियम क्या होता है, वो रिलीज हो जाता है। क्लियर ना। ये किस में होंगे, जो ऑस्ट्रियस साइकिल जो होगा, अधिकांश जितने भी होंगे स्तनधारी पशु जो होंगे, जैसे कहने का मतलब काव हो गया, बफेलो हो गया, गाय भैंस, सिप हो गया, भेड़, बकरी, ये समय क्या हो जाएगा, इस समय ऑस्ट्रियस चक्र होता है। कहने का मतलब जब भी इसमें ये ऑस्ट्रियस चक्र आता है, ये जब भी इसका टाइम आता है, तो वो एक विशेष प्रकार के लक्षण को प्रकट करते हैं। इसको पहचानने का बहुत सारा तरीका होता है कि इसमें जो होता है एंडोमेट्रियम क्या होता है, अवशोषित होता है और एक थक्का के रूप में रहता है। जबकि एमसी होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, और वो एंडोमेट्रियम क्या होता है, रिलीज हो जाता है, उसमें रुकता नहीं है। और इसमें जो होगा ऑस्ट्रियस साइकिल, इसको पहचानने का और भी तरीका होता है कि उसका जैसे अगर मान लीजिए गाय भैंसी है, तो उसका जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो क्या हो जाएंगे, उसमें वो हो जाता है, सूजन आ जाता है, ठीक है ना। ये सब हो गया उसके सिम्टम्स, लक्षण होंगे किसके, ऑस्ट्रियस साइकिल के। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, एक और आपका आता है ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट ही है क्वेश्चन, आप मान लीजिए यही है। देखिएगा जीवन में विभिन्न, ये जो होता है मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी क्या होता है जीवन के विभिन्न चरणों में महिला के शरीर में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन में एक चक्र भी शामिल है जिसे मासिक धर्म चक्र के रूप में जाना जाता है। मासिक धर्म चक्र हर महीने होता है। गर्भावस्था चक्र को विनियमित करने के लिए एक महिला के शरीर में मासिक धर्म चक्र होता है। जब एक निषेचित अंडाणु
जो यहाँ पे देखिए कुछ गलत टाइप हो गया है। जब एक निषेचित अंडाणु गर्भाशय से अंडे को गिराना शुरू कर देते हैं, जिससे रक्त स्राव होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसको को बोला जाता है मासिक धर्म कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड होता है। इससे अगर ये है तो इसको मान लीजिए 28 दिनों का होता है। इसको डिवाइड किया गया, ये सब हम बताए हैं। यहाँ जो होता है फर्स्ट वीक होता है 7 डेज़ का, यहाँ होता है सेकेंड 14 डेज़ का, यहाँ 21, और यहाँ जैसे ही आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 28। ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रिकॉशन होते हैं, इतना इस यहाँ पे समझाएंगे तो फिर वही हो जाएगा, बहुत सेशन लेट हो जाएंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। जो मासिक धर्म होता है किस में अधिकांशतः ये किस में होता है, ये जो है आपका क्या इसको, हाँ ये जो है फीमेल टाइप के जो मैमल्स होंगे, इसमें होते हैं मासिक धर्म। जबकि पशु हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इस समय होता है ऑस्ट्रस चक्र। हाँ, इसमें और भी एक आ जाएगा, इसमें मासिक धर्म में एक और इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा मंकी, यानी कि बंदर हो गया, फीमेल हो गए, तो ये सब में होता है मासिक धर्म चक्र। और जबकि गाय भैंस जो बड़े स्तनदार मतलब बड़े स्तनपायी जानवर होते हैं, उस समय होता है ऑस्ट्रस चक्र। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस में ऑस्ट्रेस साइकिल नहीं पाया जाता है। गाय में ऑस्ट्रेस साइकिल पाया जाएगा, अभी तुरंत बताएं। बिल्कुल पाया जाएगा। भेड़ा, यहाँ पे यानी समझ लीजिए भेड़ लिखा हुआ है, तो क्या भेड़ में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है। बंदर में नहीं पाया जाता है। कुत्ता में ऑस्ट्रेस साइकिल ही पाया जाता है। तो देखिएगा, तब इसका सीधे आप आंसर क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बंदर में क्या पाया जाता है, तो बंदर में MC की क्रिया होती है। क्लियर। चलिए, तो इतना रखते हैं इस सेशन में। तब तक के लिए स्टेस हैव फन, और आप लोग इसे ही मन लगा के पढ़ते रहिएगा, यही विश है मेरा। अभी से ही आप क्या कीजिए, कम से कम 4 घंटा घर में 4 घंटा 5 घंटा कम से कम पढ़ा कीजिए मिनिमम, है ना। रिवीजन कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। आप लोग इसी से क्या होगा, आपका कल्याण होगा। ठीक है। चलिए, इतना रखते हैं इस सेशन में। फिर देखते हैं अगला सेशन बहुत जल्दी आप लोगों के बीच आएगा, उसमें नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे। और आप लोग हम पे यकीन रखते जाइएगा, और जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पे दे रहे हैं इसको आप लोग रट जाइएगा। ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेशन को हम लोग करते हैं ख़त्म। थैंक यू।